हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा वंडरफुल है, हमें ये समझना है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स एटसेट्रा। The extraordinary habitats in which we find living organism, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, जहाँ वो रहते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब वो कोल्ड माउंटेन में भी रह सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट घने जंगलों में, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग में भी वो रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब जमीन के नीचे जो गर्म पानी होता है, जब वो ऊपर आता है तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ये सब देख के हम स्पीचलेस हो जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवॉक्स एव एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर। दौड़ते हुए घोड़ों की ब्यूटी, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो सीजन चेंज होने पर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फूलों की घाटियां और जो अटैकिंग शार्क हैं वो भी हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टकराव होता है, जैसे खाने को लेकर और रहने को लेकर, और ये एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं, चाहे ये अलग अलग कम्युनिटी के ही क्यों ना हो। कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन आती है। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। और जो सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है, जिसमें सेल के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उनमें कई रिएक्शन और चेंजेस होते हैं। ये देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इज लाइफ, मतलब लाइफ है क्या। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। इसके अंदर भी दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। फर्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल है, इसमें पूछा गया है कि किस तरह से लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से अलग है। एंड द सेकंड इज ए फिलोसफिकल वंस एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज। और दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, इसमें पूछा गया है कि हम क्यों पैदा हुए और हमारा लाइफ का पर्पज क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। एज ए साइंटिस्ट हम दूसरे क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे सकते, पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या होते हैं। जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसे करैक्टर्स को देखना पड़ता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी चाहिए, रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ करैक्टर जैसे मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने सेल्स की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी मतलब जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल दिखते हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। If you look around, you will see a large variety of living organism, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्ज वैरायटी मिलती है, जैसे पोटेड प्लांट्स। पोटेड प्लांट्स मीन्स जिनको हम पोट में या गमले में रखते हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स और पेट एनिमल्स जिनको हम पालते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पर वो हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया।
If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. जितना बड़ा हम एरिया लेते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए उतने ही ज़्यादा हमें अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. अगर आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो आपको वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी अलग अलग वेराइटी मिलेगी. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज. प्लांट्स, एनिमल और ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस. 1.7 और 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही हम अब तक जान पाए हैं. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. पूरी अर्थ के ऊपर जितने नंबर और टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज और इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. अगर हम किसी नए एरिया में जाते हैं या किसी पुराने एरिया में ही जाते हैं तो हमें लगातार नए नए ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखते जाएंगे. एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड. जैसे हमने पहले पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. अपने एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को हम उनके लोकल नेम से जानते हैं. These local names would vary from place to place even within a country. ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाते हैं चाहे वो एक ही कंट्री के अंदर ही क्यों ना होए. जैसे एक प्लांट है उसका एक जगह पर कुछ और लोकल नाम है और दूसरी जगह पर कुछ और. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refers to organism we are talking about. अब अगर एक ही ऑर्गेनिज्म को दो जगह पर अलग अलग नाम से जानेंगे तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग में थोड़ा स्टैंडर्ड लाना जरूरी होता है ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम पूरे वर्ल्ड में सेम ही रहे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं. ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है. इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. इनकी स्टडी को आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने का एक प्रोसीजर सेट किया है. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. फॉर प्लांट्स, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN. ICBN एक इंटरनेशनल कोड है जिनके हेल्प से हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. अब एनिमल का नाम कैसे रखते हैं. Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature ICZN. Animal taxonomists इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं एनिमल्स की नेमिंग के लिए. द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. साइंटिफिक नेम से कंफर्म हो जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम टाइम. अगर एक ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह हो
तो एक साइंटिफिक नाम होने की वजह से हम उसको ईजिली पहचान सकते हैं। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो साइंटिफिक नाम उस ऑर्गेनिज्म को मिला है वो और किसी नॉन ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट किसी नॉन ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स मीन्स दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जेनेरिक नेम मीन्स जीनस एंड द सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज नेम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को जिसमें साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिया था। पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। इस नेमिंग सिस्टम में 2 वर्ड का यूज होता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। मैंगो का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज ए बाइनोमियल नेम। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस while इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। द अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स आर एज फॉलोज। कई और यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नेमिंग के लिए। यूनिवर्सल रूल्स वो होते हैं जिसको पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है। फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन्स इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा में होते हैं और इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उनका ओरिजिन चाहे जहां से भी हो, नाम लैटिन में ही रखा जाता है। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet। बायोलॉजिकल नेमिंग में फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड स्पीसीज को। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेमिंग में जब हम इनका नाम हाथ से लिखते हैं तो इनके जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है और इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। जो फर्स्ट लेटर जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इट कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका में देख सकते हैं, मैंगीफेरा में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और इंडिका का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica Linn। बायोलॉजिकल नेमिंग में स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज के नेम के बाद ऑथर का नाम आता है जिन्होंने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया होता है। जैसे मैंगो को लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इसका मतलब है इस स्पीसीज को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है, तो इसके लिए कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी पॉसिबल हो सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं।
Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरी में अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने में आसानी हो सके. फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स का ग्रुप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सभी प्लांट्स होंगे. इसी तरह अगर एनिमल्स का ग्रुप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सभी एनिमल्स हैं. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. जब भी हम किसी वर्ड का यूज करते हैं जैसे डॉग, कैट, तो उस वर्ड के साथ उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. What image do you see when you see of a dog? जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? Obviously, each one of us will see dogs and not cat. Obvious सी बात है, जब हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो डॉग की ही इमेज आएगी, ना कि कैट की. Now, if we were to think of Alsatians, we know that we are talking about. अगर हम डॉग की एक ब्रीड एल्सेशियन के बारे में सोचते हैं तो डॉग के कैरेक्टर ही दिमाग में आएंगे. सिमिलरली, सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल एयर्स एंड बॉडी हेयर. उसी तरह अगर हम मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि उनमें एक्सटर्नल एयर्स होते हैं और उनकी बॉडी में हेयर होती हैं. लाइकवाइज इन प्लांट्स, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. उसी तरह अगर हम प्लांट्स में वीट मतलब गेहूं के बारे में सोचेंगे तो गेहूं की पिक्चर आएगी हमारे दिमाग में, ना कि राइस या फिर किसी और प्लांट्स की. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organisms. इसलिए हम डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल इन सब की स्टडी को करने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरी, एक सुविधाजनक कैटेगरी का यूज करते हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा. इन कैटेगरीज के लिए एक साइंटिफिक टर्म होती है जिसको बोलते हैं टैक्सा. हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. यहां हमें याद रखना है कि टैक्सा इंडिकेट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पे. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, वीट इज ऑल्सो ए टैक्सा. प्लांट्स की सभी कैटेगरी टैक्सा ही है, वीट भी एक टैक्सा है. सिमिलरली, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा. उसी तरह एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये सभी टैक्सा है. बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. आप ये भी जानते हैं डॉग एक मैमल्स है और मैमल्स एनिमल होते हैं. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. इसलिए एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पे. हेंस, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. मॉडर्न टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन सब की जरूरत होती है. हेंस, कैरेक्टराइजेशंस, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर्स आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी. इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर प्रोसेस के बेस पे टैक्सोनॉमी करते हैं. टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly with reference to their own use.
ह्यूमन बीइंग्स बहुत पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का इच्छुक रहा है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए यूजफुल है। इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. शुरुआत की क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाती थी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके लिए जरूरी है। जैसे जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को फूड मिलता था उनको अलग कैटेगरी में रखते थे, जिनसे कपड़ा मिलता था उनको अलग कैटेगरी में, और जिनसे शेल्टर मिलता था उनकी अलग कैटेगरी होती थी। Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. इसलिए शुरुआत की क्लासिफिकेशन उनके यूजर्स के ऊपर डिपेंड थी। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। ह्यूमन बीइंग्स लंबे टाइम से सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जानने का ही इच्छुक नहीं है, बट इसके अलावा वो ये भी जानने का इच्छुक है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच की स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स। लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर एनलार्ज्ड टू इंडिकेट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में बाद में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी ऐड कर दिया गया। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं कि कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ और उनके बीच में क्या रिलेशन है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें हियरार्ची ऑफ स्टेप्स मतलब मल्टीपल स्टेप्स आते हैं और हर स्टेप एक रैंक और कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी और रैंक एक ही चीज है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। सभी कैटेगरी मिलकर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची बनाती है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी को क्लासिफिकेशन का यूनिट कहते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम टैक्सोन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कैटेगरी, रैंक और टैक्सोन जो है वो एक ही चीज है। अगर कैटेगरी एक होगी तो हम उसको टैक्सोन बोलते हैं, और अगर मल्टीपल कैटेगरी होगी तो उसको हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्ची कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हियरार्ची को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। मान लो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है और उसमें कुछ इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हमें इंसेक्ट्स के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि हम इनकी सिमिलरिटीज के बेस पे इंसेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो क्या आप कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बता सकते हैं जिनके कॉमन फीचर्स आपको पता होंगे? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक और कैटेगरी जो है वो रैंक कहलाती है।
ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक और टैक्सॉन जो है वो क्लासिफिकेशन के यूनिट होते हैं। These taxonomic groups category are distinct biological entity and not merely morphological aggregates. क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सोनोमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज जो होती है उसकी हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं देखते बल्कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। टैक्सोनोमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनोमिक स्टडी के लिए कॉमन कैटेगरीज बनाई गई है जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज। अब टर्म फाइलम जो है उसको हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन को हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट किंगडम के हो या फिर एनिमल किंगडम के हो उसमें लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज ही होती है। नाउ द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड टू हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें उनके करैक्टर्स या फिर फीचर्स की जानकारी होनी चाहिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द अदर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है, जिससे क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्प मिलेगी। Species. Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. अब हम जानते हैं कि टैक्सोनोमिक हायरार्ची की लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज होती है और स्पीसीज में वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर closely related species based on the distinct morphological differences. एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से किस तरह से अलग होती है ये हम उनके मोर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को देखकर बता सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन। इसमें 3 साइंटिफिक नेम बताए हैं। मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो लायंस। All the 3 names Indica, tuberosum and Leo represent specific epithet. तीनों नेम में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं। While the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category. Mangifera, Solanum और Panthera जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये टैक्सोनोमिक हायरार्ची का हायर लेवल होता है स्पीसीज के बाद। मतलब टैक्सोनोमिक हायरार्ची में सबसे लोएस्ट पे स्पीसीज आती है और उसका हायर लेवल कौन सा होता है सेकंड नंबर पे, वो होता है जीनस। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। हर जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकती है और उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है। For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum include species like Nigrum and Melusina. For example, Panthera एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर एक और स्पीसीज आ सकती है जिसको बोलते हैं टिग्रिस। अब हमने ऊपर देखा कि Panthera leo जो होता है वो लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है और Panthera tigris किसका होता है, टाइगर का। तो इसमें पैंथरा जो है वो दोनों में सेम जीनस है और इसकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। उसी तरह सोलेनम एक जीनस होता है और उसके अंदर 2 स्पीसीज आ सकती है, सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलोजिना। सोलेनम निग्रम जो है वो ब्लैकबेरी का साइंटिफिक नेम होता है और सोलेनम मेलोजिना जो होता है वो ब्रिंजल का होता है। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है। Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo.
ह्यूमन बींग्स में स्पीसीज सेपियंस होती है और जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। इस तरह ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। जीनस, जीनस comprises a group of related species which has more common characters in comparison to species of other genera। जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीसीज आती हैं जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनरा के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि पोटैटो और ब्रिंजल्स दो डिफरेंट स्पीसीज है और वो एक ही जीनस सोलेनम में आती है। लॉइन पैंथरा लियो, लेपर्ड्स पैंथरा पार्डस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज टू द जीनस पैंथरा। लॉइन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा लियो और लेपर्ड का पैंथरा पार्डस और टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। अब इसमें लियो, पार्डस और टिग्रिस जो है वो तीन स्पीसीज होती है जो कि एक ही जीनस पैंथरा के अंदर आती है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब एक जीनस था पैंथरा और एक और जीनस है जिसको बोलते हैं जीनस फेलिस। इसके अंदर आती है स्पीसीज कैट्स। अब अगर हम जीनस पैंथरा का जीनस फेलिस के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में काफी डिफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू स्पीसीज। थर्ड कैटेगरी, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा आते हैं और अगर हम इन जेनरा के बीच सिमिलैरिटीज देखेंगे तो बहुत ही कम सिमिलैरिटीज पाई जाती है एज कंपेयर टू स्पीसीज। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। Plant species के vegetative और reproductive features को देखकर ही family बनाई जाती है। Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। Plants में एक family लेते हैं Solanaceae। अब इसके अंदर जो है वो different genera होते हैं जैसे कि Solanum, पिटूनिया और धतूरा। Among animals, for example, genus Panthera comprising loin, tiger, leopards is put along with genus Felis, cats in the family Felidae। अब एनिमल्स में एक फैमिली फेलिडी देखते हैं। इसके अंदर दो जीनस आते हैं जिसको बोलते हैं जीनस पैंथरा और जीनस फेलिस। जीनस पैंथरा के अंदर हमने डिफरेंट स्पीसीज पढ़ ली जैसे लॉइन, टाइगर, लेपर्ड्स। और जीनस फेलिस के अंदर आती है कैट्स। Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well। उसी तरह जब आप कैट और डॉग के फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंस भी है। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। उनकी 2 डिफरेंट फैमिली होती है, फेलिडी कैट की और कैनिडी डॉग की। फोर्थ कैटेगरी, ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters। हमने देखा कि ये जो कैटेगरी है जैसे स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ये नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर और इसके अलावा दूसरे जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो किस बेस पे है? वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द assemblage of the families which exhibit a few similar characters। ऑर्डर हायर कैटेगरी है जो कि मल्टीपल फैमिली से बना है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल फैमिली आती है और इनके अंदर कुछ ही कैरेक्टर जो है वो सिमिलर होते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनमें कैरेक्टर सिमिलरिटीज जो है वो कम होती जाएगी। जैसे स्पीसीज में ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर थे और जीनस में थोड़े कम, फैमिली में उससे भी कम, ऑर्डर में उससे भी कम, और आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें और ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटीज जो है वो कम होती जाएगी। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। स्पीसीज, जीनस और फैमिली के कंपैरिजन में ऑर्डर में लेस सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, मतलब कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे।
Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. प्लांट की फैमिलीज जैसे Convolvulaceae, Solanaceae ऑर्डर पोलीमोनियल्स के अंदर आ जाती है फ्लावर्स की स्टडी के बेस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। एनिमल ऑर्डर जैसे कार्निवोरा, इसके अंदर डिफरेंट फैमिलीज आ जाती है जैसे फेलिडी और कैनिडी। तो अब तक हमने देखा कि ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज आ जाती हैं और फैमिलीज के अंदर डिफरेंट जीनस आ जाते हैं और जीनस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आ जाती है। अब नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इस कैटेगरी के अंदर कई ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मोंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑर्डर देके रखा है प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर मोंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, उसको हमने क्लास मैमेलिया में रखा है। इसके अलावा एक और ऑर्डर है जिसको बोला है कार्निवोरा। अब इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, कैट और डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। अब इस कार्निवोरा को भी क्लास मैमेलिया के अंदर ही रखा गया है। तो एक ही क्लास के अंदर दो ऑर्डर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। सिक्स्थ कैटेगरी फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. phylum के अंदर आती है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और क्लासेस में कई एनिमल्स जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है कि उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद a few similar characters are assigned to a higher category called division. अब हम जानते हैं कि फाइलम टर्म जो है वो एनिमल के लिए यूज होती है और प्लांट्स के लिए टर्म डिवीजन यूज की जाती है। सेवंथ और लास्ट कैटेगरी किंगडम। All animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. सभी एनिमल्स अलग अलग फाइला में आते हैं और ये सभी फाइलम एनिमल किंगडम में आते हैं जो एक हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजिंग ऑल प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस डिवीजन। सभी प्लांट्स अलग अलग डिवीजन में आते हैं और ये सभी डिवीजन भी किंगडम प्लांटिया में आते हैं। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. इसलिए हम इन दो ग्रुप्स को एनिमल और प्लांट किंगडम कहते हैं। द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर्स स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर 1.1। सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और लास्ट वन किंगडम। तो जो स्पीसीज होती है उसमें ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे और जो किंगडम होता है उसमें बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरी। ये ब्रॉड कैटेगरीज होती है। हाउएवर टैक्सोनोमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी इन दिस हायरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। इसलिए जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं वो इनकी सब कैटेगरीज भी बनाते हैं ताकि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो इजी हो सके। लुक एट द हायरार्ची इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल, as we go higher from the species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. फिगर 1.1 में देख सकते हैं जैसे ही हम लोएस्ट स्पीसीज से हायर किंगडम तक जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सा शेयर। जितना लोअर टैक्सा मतलब कैटेगरीज होगी उतने ही उसमें कॉमन या फिर सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. और जितनी हायर कैटेगरी होगी
उतना ही डिफिकल्ट होगा उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स को ढूंढना। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई है। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस और उसमें जीनस होता है होमो, और फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। वैसे ही हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा।